हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का यहाँ पर हल हम आपके सामने लेकर के आए हैं। क्लास 12th का हल, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो करते हैं सभी क्वेश्चनों का हल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम में दिया गया है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग सुनिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, मतलब आपके पास एक समुच्चय मान लिया ए दिया गया है ना। तो आपके पास एक समुच्चय है ए 1 2 3 ये दिया गया है। अब इसमें जो संबंध है, उस संबंध आपको क्या दिया गया है? संबंध आपको दिया गया है। चलिए मैं प्रश्नों को लाल कलर से लिख दूंगा और उत्तर मैं नीले कलर से लिखूंगा, ठीक है ना, तो और अच्छा लगेगा। तो आपके पास क्या दिया गया है? आपके पास एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3, ये समुच्चय है और इसमें संबंध दिया गया है। संबंध दिया गया है 1 2 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। ये आपको संबंध दिया गया है। कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ये सम्मित है मगर स्वतुल्य नहीं है। तो सिद्ध क्या करना है? सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। तो बहुत ही सरल सवाल है ये। चलिए आइए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो संबंध, जो मेन आपका फलन दिया गया है, फलन नहीं कहना चाहिए, इसे समुच्चय दिया गया, उसे ए मान लीजिए। तो ए बराबर 1 2 3। अब आपके पास जो संबंध है इसका नाम मान लीजिए आर दिया है, एक संबंध R, और R का मान है 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। तो देखिए नियम ये होता है, नंबर 1 सम्मित के लिए, सम्मित के लिए ना नियम क्या होता है? तो सम्मित होने के लिए, सम्मित हेतु जो शर्त होती है कि यदि A, B समुच्चय संबंध R का सदस्य है तो B, A भी जो होगा वो R का सदस्य होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 जो है R का सदस्य है, इसका मतलब 2 1 भी R का सदस्य होगा। 1 2 भी बैठा, 2 1 भी बैठा, लिखेंगे जो सत्य है, जो क्या है? सत्य है, दिया हुआ है। अगला, अगर 2 3 R का सदस्य है तो 3 2 भी किसका सदस्य होगा? R का। ये भी क्या है? सत्य है। कि देखिए यहाँ पे 2 3 बैठा है तो 3 2 भी बैठा है। अब बात करते हैं स्वतुल्य हेतु शर्त। तो भाई अगर कोई संबंध स्वतुल्य कब होता है? स्वतुल्य होने के लिए शर्त होती है यदि कोई अवयव A है जो कि समुच्चय A का अवयव है। तो क्या संबंध बनता है? A, A है ना, बिलोंग्स टू R, प्रत्येक अवयव के लिए। किसके लिए? प्रत्येक अवयव के लिए। तो यहां पर जो 1 2 3 है, तो 1 1 क्या R के अंदर है? नहीं है। क्या 2 2 R के अंदर है? नहीं है। क्या 3 3 R के अंदर है? नहीं है। इसलिए 1 1 2 2 3 3 ये तीनों अवयव जो हैं R के अंदर नहीं है ना। यहाँ पे हमको करली ब्रैकेट की जगह क्या लगाना चाहिए है? ब्रैकेट लगाना चाहिए, नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये तीनों R के अंदर नहीं है। अतः दी गया कथन सत्य है कि जो हमारे पास फलन है ना, सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं है। तो लिख देंगे हम लास्ट में, अतः R जो संबंध है सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। चलिए, तो ये यहाँ पे ये चीज़ फिनिश हो जाती है, पहला हमारा सवाल। अब हम बात करते हैं इसके अथवा वाले सवाल की। आइए देखते हैं अथवा वाला सवाल इसका क्या कह रहा है। और का क्वेश्चन, और का क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x, ये एक फलन है, f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f
वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एकाकी और आच्छादक है, आच्छादक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन है हमारे पास जो दिया गया है ये एकाकी और आच्छादक है। तो चलिए हम दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे एक एक करके। पहले हम एकाकी प्रूफ करेंगे, फिर हम क्या प्रूफ करेंगे, आच्छादक। तो दिया है fx, जो फलन दिया है हमारे पास वो क्या है 2x। माना f ऑफ x1 बराबर कितना हो गया 2x1, f ऑफ x2 बराबर कितना 2x2। तो एकाकी होने की शर्त क्या होती है कि अगर इनके आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। यदि fx1 बराबर fx2, यानी कि यदि आउटपुट इक्वल है तो हम देखते हैं 2x1 बराबर कितना 2x2। इसको हल करिए, 2x1 माइनस 2x2 बराबर 0, 2 कॉमन, x1 माइनस x2 बराबर 0, 2 0 के नीचे चला गया, x1 माइनस x2 बराबर 0, अर्थात x1 बराबर x2। बिल्कुल सही। अगर आउटपुट बराबर होने पर अगर इनपुट बराबर आ जाए इसका मतलब फलन क्या है, एकाकी है। कैसा है फलन, एकाकी है। तो लिखेंगे अतः f एक एकाकी फलन है। कैसा फलन है, एकाकी फलन है। अब चलिए हमें क्या सिद्ध करना है कि ये आच्छादक है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ पूरा कर दूं। अब इसके बाद देखिए हम आच्छादक हेतु बात करते हैं। आच्छादक का मतलब क्या होता है, अब हम आच्छादक की बात करेंगे, आच्छादक हेतु। तो आच्छादक हेतु आपके पास सबसे पहले फलन को आप y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y। तो माना y बराबर कितना 2x, y बराबर 2x। अच्छा y बराबर 2x। अब देखिए बच्चों, जब भी आप लिखते हैं कि f r से लेके r जा रहा है तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है प्रांत। ये क्या होता है, और ये होता है सहप्रांत। क्या होता है, सहप्रांत, यानी कि कोडोमेन, ठीक है ना। तो ये आपके पास में, और आच्छादक कब होता है बच्चों, आच्छादक जो होता है वो होता है जब सहप्रांत परिसर के बराबर आ जाए। सहप्रांत किसके बराबर आ जाए, परिसर के बराबर, ठीक है ना। तो y बराबर 2x है, तो यहाँ x बराबर हो गया कितना y बाई 2, x बराबर हो गया y बाई 2। क्लियर है, x बराबर कितना हो गया y बाई 2, ठीक है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पर फलन x कब परिभाषित होगा, कब परिभाषित नहीं होगा। तो चूंकि x क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। x क्या है, ऑल रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। और अगर आप कोई भी यहाँ पे वास्तविक संख्या पुट करो x की जगह, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होने पर अतः y भी क्या मिलेगी, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। y क्या मिलेगी, वास्तविक संख्या। इसका मतलब जो सहप्रांत था r वही क्या आ चुका है, परिसर। क्या आ चुका है, परिसर। मतलब सहप्रांत बराबर आ चुका है किसके, परिसर के। और सहप्रांत अगर परिसर के बराबर होता है तो फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। अतः दिया गया फलन आच्छादक है। गया फलन क्या है, आच्छादक है। और ऐसा फलन जो एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो, उस फलन को आप प्रतिलोम कर सकते हैं, उस फलन का प्रतिलोम किया जा सकता है। नोट कर लीजिए, ये आपके पास में आ गया। चलिए अगला हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जहाँ पर x का डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1, यानी कि बंद अंतराल 0 से लेके 1। बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
कि अब देखिए यहाँ पे दो पक्ष हैं हमारे पास, सिद्ध करना है तो हम LHS लेके RHS लाएं या RHS लेके LHS लाएं। तो हमारे पास बेटा RHS में ज़्यादा जानकारी है, तो हम सबसे पहले RHS लेते हैं। माना RHS बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैंने बताई थी इसके लिए चोरी किया करो। चोरी ऐसे होती है बेटा, ये जो है फलन लेफ्ट में उसको पकड़ करके थीटा ले लो। क्या ले लो? थीटा ले लो। तो tan इनवर्स x इक्वल टू ओ रूट एक्स है, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कितना? थीटा। तो बेटा रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा। x निकाल लो बेटा, क्योंकि रूट है तो वर्क करना पड़ेगा, तो x बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये चोरी हो चुकी है हमारी, इस चीज को आपको वहां पर नहीं लिखना है, आपको यहां पर लिखना है इसको सीधे रूप में, क्योंकि ये तो हमने चोरी करी है, आंसर चुरा लिया एक तरीके से। अब आपको इसको सीधे रूप में लिखना है, इसको मैंने हाइड कर दिया, ये दीजिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए अपने मेन विंडो पे, तो अब आप लिखेंगे माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा, जैसे किसी को कुछ पता ही ना हो, कहाँ से आ गया? प्रैक्टिस से आ गया। x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? अगर x बराबर tan स्क्वायर थीटा है तो रूट x बराबर क्या होगा भविष्य में? tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट एक्स होगा। तो चलिए अब पुट करते हैं, तो RHS का मान कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 1/2 कॉस इनवर्स, देखिए 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों क्लास 12th में 11th में एक फॉर्मूला होता था, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए RHS 1/2 कॉस इनवर्स, ये हो गया बेटा cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1/2 ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 भी क्या हो गया? कैंसिल, केवल थीटा बच गया। और थीटा की वैल्यू आपने पिछले जन्म में निकाली थी, कितनी थी? tan इनवर्स रूट एक्स है। क्या यही LHS है? जी हाँ, यही क्या है? LHS। सो यू कैन से RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 7वें का बी वाला, अथवा वाला, 7वें का अथवा वाला सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। भाई साहब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 2/9 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला आप LHS से लगा दीजिए, तो LHS ले लीजिए। बायां पक्ष हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 2/9। अब यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए आप। क्या होता है सूत्र? tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का सूत्र क्या होता है? बेटा उसको बंद कर दिया। तो tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का सूत्र होता है tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। ओके, 1 प्लस AB ये सूत्र हुआ करता है। तो ये हो जाएगा बेटा इस सूत्र से tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/9। ओके, 1/2 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/9, ये हो गया tan इनवर्स। बच्चों 9 और 2 का एलसीएम को प्राइम है, दोनों सह अभाज्य, तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। अब यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, इधर पे 9 2 18, तो 18 प्लस 1 1/2 और 2/9 1 प्लस 1/18। चलिए क्यों नहीं आ रहा भाई आंसर? tan इनवर्स 9 में से 2 गए 7/18 और यहाँ 18 प्लस 1 19/18। तो यहाँ पे कितना हो गया? tan इनवर्स 7/18, 18 से 18 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बच गया?
7/19, मगर प्रूफ में हमको क्या बोला गया है 1/4। कैसे आएगा ये? आ रहा क्या किसी का? मुश्किल लग रहा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ना। tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। हाँ तो बच्चों देखिए, पहली नज़र में देखने पर ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट हुआ है ना। यहाँ पे 1/4 जैसी कोई चीज़ बनती हुई हमें समझ में नहीं आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। सभी लोग प्रश्न क्रमांक 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपके पास में ए दिया गया है एक मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह 1 2 3 एंड 2 3 1। दूसरा आव्यूह आपको बी दिया गया है एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 3 एंड -1 0 2। ये दो आव्यूह आपके पास में दिए गए हैं और आपको 2a माइनस बी का मान याद करना है कि 2a माइनस बी क्या होगा। तो बहुत ही सरल है, 2 के साथ a का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास 1 2 3 एंड 2 3 1 और माइनस करना आपको b को, तो b को एज इट इज़ माइनस कर दें तो 3 -1 3 एंड -1 0 एंड 2। चलिए हल कर दीजिए तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। ये हो गया माइनस, यहाँ पे 3 है, ये -1 है, ये 3 है, यहाँ पे -1 0 एंड 2। अब चलिए इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मिला देते हैं तो 2 -3 पहला एलिमेंट आएगा, 2 -3। दूसरा एलिमेंट 4 -1 यानी कि 4 + 1 6 -3 4 + 1 6 -0 एंड 2 -2। चलिए आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे। 2 -3 -1 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, 4 + 1 5 6 हो गया और 2 में से 2 गए 0। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा आव्यूह वाले क्वेश्चन का, प्रश्न क्रमांक 8वें का पहला भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। प्रश्न क्रमांक 8वें का दूसरा भाग क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न क्रमांक 8वें का दूसरा भाग, यहाँ पर इनका कहना है कि अगर आपके पास में एक आव्यूह दिया गया है ए आपके पास में एक आव्यूह दिया गया है, मैट्रिसेस दिया गया है और मैट्रिसेस है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा। ये मैट्रिसेस दिया गया है। आपको सत्यापित करना है कि ए के परिवर्त का होल परिवर्त बराबर ए, मतलब एक बार परिवर्त निकालना है और फिर से उसका परिवर्त करना है और उत्तर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो चलिए ए का परिवर्त करता हूँ मैं। तो ए के परिवर्त में रो और कॉलम पलट जाएंगे, तो रो कॉस अल्फा साइन अल्फा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। अब ए का परिवर्त का फिर से परिवर्त कर दीजिए, तो कॉस अल्फा ऊपर है, साइन अल्फा रो में है, कॉलम में आ जाएगा और ये साइन अल्फा ऊपर आ जाएगा और कॉस अल्फा नीचे। ध्यान से देखिए, क्या ये अपना पुराना वाला मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या ए परिवर्त का परिवर्त बराबर एक, ये किनकी मुख्य प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि आपके पास एक फलन है एफ एक्स, ये एक फलन है और फलन इस प्रकार से परिभाषित है kx + 1 जब x का मान 5 से बड़ा है और बड़ा नहीं, छोटा दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 5, तब चलता है ये। और 3x - 5 जब x का मान 5 से बड़ा है। कह रहा है कि ये जो फलन है ये x = 5 पर सतत है। तो बताइए k का मान क्या होगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये फलन किस पर सतत है? 5 पर। तो स्टार्टिंग यहीं से होगी, चूंकि जो हमारा fx है वो x = 5 पर क्या है बच्चों? सतत है। तो अगर कोई फलन सतत होता है इसका मतलब उस बिंदु पर फलन का मान उस बिंदु पर उसके सीमांत मान के बराबर होता है। मतलब
बिंदु पर फलन का मान उस बिंदु के सीमांत मान सीमा पर बराबर होता है। 5 पर सीमा ये कहलाएगा, 5 पर मान ये कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए F5, अब सीमा दो प्रकार से निर्धारित होती है, अलग अलग फलन हो, एक दाईं सीमा और एक बाईं सीमा, और वो भी आपस में बराबर होती हैं अगर फलन सतत है। तो 5 + h मतलब कि दाईं सीमा, और F5 - h मतलब क्या, दाईं सीमा। तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर। तो चलिए ये हमारा स्टेटमेंट नंबर ए ले लीजिए, इसको, ये मुख्य स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले मैं F5 निकाल रहा हूँ। तो F5 मतलब जहाँ पर इक्वल होगा 5 के, तो ये देखिए ऊपर 5 के इक्वल दिया गया है। तो F5 का मान किस फलन पर निकलेगा, kx + 1 पर निकलेगा। तो F5 = k × x की जगह 5 प्लस कितना, 1, ये आ गया अपने पास, दैट इज इक्वल टू 5k + 1। ये आ गया हमारा, है ना। आंसर नहीं आया बच्चों, ये आया है पहला पार्ट हमारा, फलन की 5 पर मान, फलन का 5 पर मान, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम बोलते हैं बाईं सीमा। क्या बोलते हैं बच्चों, बाईं सीमा। 5 पर बाईं सीमा क्या कहलाएगी, F5 - h, ठीक है ना, F5 - h। तो देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 के पीछे और फलन का मान, ये देखिए 5 के पीछे बाईं सीमा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 - फलन का मान रखिए 5 के पीछे के लिए कौन सा फलन है, यही है kx + 1 अगेन। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ kx + 1। अब क्या करते हैं हम लोग बाईं सीमा के लिए, माना x का मान 5 से कम है, 5 - h। अगर x दौड़ेगा 5 की तरफ तो h कहाँ दौड़ेगा, 0 की तरफ। तो पुट करिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन को h में कन्वर्ट करिए, k x की जगह 5 - h और प्लस का 1। तो सॉल्व करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5k - hk, अरे भाई k × 5 5k, k × h hk और प्लस कितना 1। तो h का मान पुट कर दीजिए, 5k + 1 आ गई हमारे पास कौन सी सीमा, बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है बच्चों, ये आ गई हमारे पास बाईं सीमा। अब हम निकालते हैं दाईं सीमा, अब हम निकालेंगे दाईं सीमा। दाईं सीमा का मान मतलब बच्चों RHL, राइट हैंड लिमिट, और 5 पर दाईं सीमा क्या कहलाएगी, F5 + h। कैसे निकलती है, लिमिट x का मान 5 से चुटकी भर ज़्यादा 5 + और फलन का नाम स्वादानुसार, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और फलन का नाम पता करिए 5 से ज़्यादा के लिए, देखिए कौन सा है, 3x - 5। ये चिल्ला रहा है यहाँ पे कि मैं 5 से ज़्यादा के लिए अप्लाई हूँगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 3x - 5, 3x - 5 पुट करिए। x का मान हम क्या पुट कर सकते हैं, x = 5 + h, 5 + h। अगर x 5 की तरफ दौड़ लगाना चाहता है तो h को कहाँ दौड़ लगाना होगा, 0 की तरफ। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 3 × x की जगह 5 + h माइनस का कितना, 5। लिमिट h टेंड टू 0, 3 × 5 = 15 + 3h और माइनस का 5 पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 + 3h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 15 - 5 मतलब कि 10 + कितना, 3h। h का मान 0 डाल दीजिए, तो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, तो h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो h की वैल्यू 0 डालने पर 10 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप स्टेटमेंट नंबर 1 से आइए, समीकरण ए से। ओके, समीकरण ए से, हाँ, तो समीकरण ए से बाईं सीमा दाईं सीमा, तो बाईं सीमा F5 कितना आया भाई साहब, 5k + 1, तो 5k + 1 ये आया है फलन का मान। फिर अपने क्या निकाली थी, बाईं सीमा निकाली थी, वो भी कितनी आई थी, 5k + 1 ही आई थी। LHL देख लीजिए, LHL भी 5k + 1 ही आई थी। और RHL का मान कितना आया था, 10 आया था। कितना आया था, 10। तो ये तीनों किसके इक्वल हो गया, 10 के। अब आप इन दोनों को आपको हल करके k का मान, तो भाई दोनों एक बार रिपीट हो चाहे 10 बार रिपीट हो, एक ही बार ले लो। तो 5k + 1 बराबर कितना, 10। तो 5k = 10 - 1 यानी कि 5k = 9। तो k का मान कितना आ गया बच्चों, 9/5। नोट कर लें, k का मान है 9/5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट आपने देख लिया है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 9 का अथवा वाला पार्ट कह रहा है भैया आपके सामने दो फलन दिए गए हैं, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। क्वेश्चन कह रहा है तब प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात कीजिए। मतलब आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। थीटा क्या कहलाता है बेटा? प्राचल। थीटा क्या कहलाता है? प्राचल। जो x और y दोनों में कॉमन होता है उसको प्राचल कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है dy बाई dx। तो देखिए आपके पास में x बराबर दिया गया है a cos थीटा, तो आप क्या निकाल लेंगे? dx बाई डी थीटा बराबर d बाई डी थीटा a cos थीटा का हो जाए a बाहर cos थीटा, तो a बाहर आ जाएगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया बेटा माइनस a साइन थीटा। अब y क्या दिया है? y आपको दिया गया है b साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा बराबर d बाई डी थीटा ऑफ b साइन थीटा, b d बाई डी थीटा साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब चलिए dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? b cos थीटा और dx बाई डी थीटा कितनी दी गई है? माइनस a साइन थीटा। तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा? cot। आंसर माइनस b बाई a cot थीटा। नोट कर लें, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास। तो भैया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो ये गोलाकार गुब्बारा है, इसका जो व्यास है परिवर्तनशील, मतलब ये गुब्बारा फूलता जा रहा है, ठीक है ना, फूलने दो। तो भैया इसका जो व्यास दिया गया, मान लीजिए किसी समय इसका व्यास ये है, तो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो बेटा इसका जो डायमीटर दिया गया है परिवर्तनशील व्यास, वो कितना दिया गया? 3/2 और ब्रैकेट में 2x+1। ये इसका व्यास है, परिवर्तनशील व्यास। तो व्यास किसके बराबर होता है बेटा? रेडियस के डबल के। तो व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे 2x+1। तो बेटा त्रिज्या निकाल लो। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी, 2 नीचे जाएगा 3/4 और ब्रैकेट में 2x+1। 2 का 2 से गुणा हो गया। अब कह रहा है बताइए x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। वाह वाह भाई, x के सापेक्ष मतलब आपको आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है, dv बाई dx, ठीक है ना। तो हम ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हमें आयतन चाहना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे। चलिए तो हल बनाते हैं इस सवाल का। हमें x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले हमें इसका आयतन बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? गोलाकार 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखिए। तो बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन मैं बोल रहा था। अब चलिए हमको सबसे पहले r की वैल्यू रख देनी है 4/3 पाई। r का मान यहाँ x के पदों में अभी अभी हमने निकाला 3/4 और ब्रैकेट में 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। 4/3 पाई की जगह पाई, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 27 और 4 का क्यूब कितना? 64 और ये हो जाएगा 2x+1 का होल क्यूब। बेटा इसको ओपन कर दो, मतलब कैंसिल कर दो। 4 से 16 बार और 3 से कितने बार? 9 बार। तो बेटा कितना आ गया? 9π/16 और 2x+1 का होल क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। क्या गया? वॉल्यूम, यानी कि आयतन x के पदों में। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आयतन परिवर्तन की दर निकालो, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। मतलब क्वेश्चन कह रहा है dv बाई dx निकालो। मैंने पहले भी बताया आपको कि हमको क्या फाइंड करना है? dv बाई dx, मतलब आयतन का। तो बेटा सरल है सवाल, d बाई dx लिखा, आयतन का मान 9π/16 और यहाँ पे 2x+1 का होल क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं। 9π/16 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d बाई dx अंदर किससे निपटेगा? 2x+1 के होल क्यूब से। बच्चों कैसे बताया गया? मैंने कहा था कभी भी आपको बड़ा फंक्शन दिखे तो आप काश मेथड का इस्तेमाल करो। काश तुम x की पावर 3 होते, तो जहाँ काश लगता है वहाँ क्या मान लो? t। तो 9π/16
डी बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, टी का क्यूब। टिंग टोंग बेल बजेगी। 9 पाई/16 कौन आया है, एक्स आया है डिफ्रेंशिएशन करने टी का। बोलेगा भाई मैं तो टी का वेरिएबल हूँ, मुझे टी चाहिए है, ले लो डी बाई डी टी, टी का क्यूब, और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, हिसाब बराबर करने के लिए। क्लियर है। तो बच्चों ये हो गया 9 पाई/16 और टी का होल क्यूब कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3t²। एन एक्स की पावर n-1 के फॉर्मूले से 3t का स्क्वायर और d बाई डी एक्स और t का मान, तो t क्या लिया था 2x+1, तो यहाँ पे 2x+1। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो 9 पाई/16 इंटू 3 का स्क्वायर, t मतलब 2x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो कुल मिला के 2 1 कम 2 बाहर आ गया। तो 9 पाई/16 इंटू 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 1 जा 2, 2 से 16 कितने बार कैंसिल, 8 बार, और 9 गुणे 3 हो गया 27, तो 27 पाई/8 और 2x+1 का होल स्क्वायर, यही आपका आएगा dv/dx। क्या आ गया, dv/dx, नोट कर लें।